हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 4 का पार्ट 3। और आज हम पढ़ेंगे न्यूटन का गति का द्वितीय नियम और संवेग के बारे में। संवेग यानी कि मोमेंटम। चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जैसे कि हमने देखा था, जहां पर कि जो बल होता है वो जब बल शून्य होता है तो वह न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेकिन जब कहानी में आ जाता है फोर्स, यानी कि फोर्स की कुछ वैल्यू हो जाएगी जो कि अब जीरो के इक्वल नहीं है, तब आ जाएगा कहानी में न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो तब आएगा जब किसी पिंड पर कोई नेट बाह्य बल लग रहा हो। ये जो बल होगा जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये जो नियम होता है वह बल और पिंड के त्वरण के बीच में संबंध दिखाता है। यानी कि जो बल न्यूटन का गति का नियम होगा वो कुछ ना कुछ संबंध दिखाएगा बल के बीच में और एक्सेलरेशन के बीच में। वो संबंध क्या होगा अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे एंड इसको हम डिराइव भी करेंगे। लेकिन न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को समझने से पहले हमें समझना होगा संवेग को। संवेग यानी कि मोमेंटम को। क्या होता है मोमेंटम? मोमेंटम को हम p से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है P बराबर mv। m यहाँ पर किसी पिंड या किसी ऑब्जेक्ट का मास होता है, द्रव्यमान होता है, और जो v होता है वो किसी पिंड का वेग होता है, यानी कि वेलोसिटी होता है। संवेग एक सदिश राशि होती है। सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। तो संवेग क्या होता है जनरली, इसको हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से। संवेग जो होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं, संवेग जो होता है वो मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो अब हम आने वाले एग्जांपल्स में ये समझने वाले हैं कि किस तरह से जो फोर्स होगा वो फोर्स जो होगा वो किस तरह से संवेग सॉरी किस तरह से जो फोर्स होता है वो संवेग पर निर्भर करता है। यानी कि संवेग यानी कि मास एंड वेलोसिटी। हम ये समझने वाले हैं कि जो फोर्स होता है उसका क्या संबंध होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी से। ठीक है, तो इससे समझते हैं हम, जो आपको दिखाई दे रहा है शॉर्ट वीडियो यहाँ पे। जब ये आदमी, एक बहुत ज्यादा फोर्स लगाया जाता है इस बॉल पर, जब बहुत ज्यादा फोर्स से उसको जो है दबाया जाता है, तो वो जो बॉल होती है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब वो फोर्स कम लगाया जाता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो थोड़ा ही होती है। इस इमेज से हम ये समझ सकते हैं कि जब फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो जो वेलोसिटी होती है किसी भी चीज की वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन अगर फोर्स कम है तो जो वेलोसिटी होती है वो भी कम होती है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक झूला है, जिस झूले में एक जो मास है इस लड़की का वो क्या है? इस कंपैरेटिवली कम मास है, जबकि इस झूले पर बैठा हुआ जो आदमी है उसका जो मास है, उसका जो द्रव्यमान है वो ज्यादा है इस लड़की के कंपैरिजन में। तो अब आप मुझे बताइए कि जो बीच में आदमी खड़ा है उसको उसको किस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस झूले को आगे गति देने के लिए? यस, आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसको लगाना पड़ेगा इस, जो ये आदमी बैठा है, फैट वाला आदमी, मोटा आदमी जो बैठा है, उस पर जो है उसे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा उसको गति देने के लिए। जबकि जो लड़की बैठी है दूसरी साइड, उसको जो गति देने के लिए जो बल लगाना पड़ेगा वो कम लगाना पड़ेगा, है ना? तो इससे हम क्या समझ में आता है? इस समय ये समझ में आता है कि जो बल होगा, वो जो बल होगा और मास होगा उस पर क्या डिपेंडेंसी होगी। अगर मास हमारा ज्यादा है तो हमें बल भी ज्यादा ही लगाना पड़ेगा। अगर हमारा मास कम है तो हमें बल भी कम लगाना पड़ेगा उसको गति में आने के लिए। तो ये हमने समझा कि बल जो होता है वो किस तरह से वेलोसिटी और मास पर निर्भर करता है। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, क्या हम ये पढ़ रहे थे? न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। तो उसी के संदर्भ में हम आगे देखते हैं एक और एग्जांपल्स, और एग्जांपल में हमें देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? आपने ये जरूर देखा होगा, जब कोई बॉलर होता है जो जो क्रिकेट में बॉलिंग करने के लिए, बॉल पकड़ने के लिए मतलब जो खड़ा होता है, जब भी उसे बॉल पकड़नी होती है तो वो कैसे बॉल पकड़ता है? आप इस इमेज में देख सकते हैं। वो बॉल जब भी पकड़ता है, जब बॉल हमारे आगे से आ रही होती है, आ, वो अपना हाथ बिल्कुल सीधा नहीं रखता है, कभी भी ऐसे नहीं रखता है बॉल की तरफ। वो बल्कि क्या करता है बॉलर, वो जो बॉल को जब कैच करना होता है तो वो धीरे धीरे से अपने हाथ को पीछे लेके जाते हैं और फिर उसको क्या है, कैच किया जाता है।
तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे जो रीजन है वो ये रीजन है संवेग परिवर्तन का। इसका रीजन ये होता है कि जब कोई बॉल आएगी हमारे पास में, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसका जो वेग होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी उसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और जब वो इतनी भयंकर स्पीड से आती है, अभी अभी हमने देखा था, जो वेलोसिटी होती है और जो बल होता है उसमें क्या संबंध होता है? जो वेलोसिटी होती है अगर वो बहुत ज्यादा है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो उसका जो फोर्स होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा, है ना? तो इसका मतलब जब वो स्पीड से आ रही है बॉल और उसी टाइम अपने हाथ उसके आगे रख देंगे, तो हमें बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी हमारे हाथ पर। इसलिए जो बॉलर होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे से अपने हाथ जो है पीछे की ओर ले जाता है, इसलिए ताकि जो बॉल है उसकी जो गति है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाए। जब धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, तब उसको पकड़ा जाता है ताकि उसमें जो फोर्स जो अप्लाई करे बॉल वो कम हो जाए। ठीक है, तो हमने ये समझा जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह परिवर्तन कितनी तीव्रता से किया जा रहा है। हमने इस एग्जाम्पल से इसको समझा है। ठीक है, फाइनली अब हम आते हैं न्यूटन्स के गति के द्वितीय नियम पर, क्योंकि हमने संवेग को समझ लिया है और संवेग परिवर्तन को समझ लिया है एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो अब हम बात करते हैं गति का द्वितीय नियम आखिर कहता क्या है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमें ये पता चलता है किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, मतलब संवेग परिवर्तन की दर मतलब होता है dp अपॉन dt। जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके? किसके? बल के। ठीक है, ये होता है हमारे पास क्या? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। संवेग परिवर्तन की दर अनुक्रमानुपाती होती है उस पिंड पर लगने वाले बल की। अब हम डिराइव करने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, हम ये जानते हैं गति के द्वितीय नियम के अनुसार कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी अपॉन डेल टी। अभी अभी हमने देखा था, अगर हम अनुक्रमानुपाती साइन को हटाएं तो हमारे पास आएगा एक नियतांक, एक कांस्टेंट k। इसके बाद हम मान लेते हैं कि जो डेल टी है वो टेंड्स कर रहा है जीरो की ओर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि F बराबर होगा k dp अपॉन dt। अब आप इसे फोकस कीजिए dp अपॉन dt पर। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हम जानते हैं dp अपॉन dt जो होगा, p जो यहाँ पर है, p बराबर क्या होता है? अभी हमने सूत्र देखा था इसका, p बराबर होता है mv। ठीक है, d अपॉन dt mv। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो m है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा dv अपॉन dt। dv अपॉन dt क्या है? वेलोसिटी में चेंज, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण, यानी एक्सलरेशन। तो हमारे पास आ जाएगा एम ए। अगेन हमें पता है न्यूटन्स के सेकंड लॉ से कि dp अपॉन dt, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है? बल। और बल बराबर क्या आ रखा है हमारे पास? के एम ए, राइट? तो यहां से हमारे पास रिलेशन निकलता है दैट इज F इज इक्वल्स टू एम ए। एंड हमें ये पता है कि F बराबर होता है dp अपॉन dt, यानी कि जो गति का सेकंड लॉ होता है उसको हम दोनों तरह से बोल सकते हैं। कैसे? वो जो गति का द्वितीय नियम होता है उसका ये स्टेटमेंट भी सही है कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है बल के। एंड सेकंड जो होता है स्टेटमेंट न्यूटन्स के सेकंड लॉ का ही, वो होता है बल और एक्सेलरेशन यानी त्वरण में संबंध, वो क्या होता है? F बराबर एम ए। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम बात करें कि बल का मात्रक क्या होता है, एक मात्रक में वे बल होता है जो 1 किलोग्राम पिंड के में 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर दे, राइट? और बल का मात्रक क्या होता है हम सभी जानते हैं, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो F इज इक्वल्स टू एम ए हमें जानते हैं, राइट? तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि एक मात्रक बल मतलब क्या, एक मात्रक बल मतलब होगा कि कोई पिंड है जो कि 1 किलोग्राम का है और 1 किलोग्राम जो पिंड है वो उसका त्वरण जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। तो हम कहेंगे कि उस पर जो है एक मात्रक बल कार्य कर रहा है। एक मात्रक बल को क्या कहते हैं? न्यूटन। इसको जो न्यूटन का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल एन। 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स के सूत्र से हम निकाल सकते हैं इसको, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वो हमारा गति का द्वितीय नियम। गति के द्वितीय नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें पता होना चाहिए। वो क्या है? पहला ये है कि अभी हमने देखा कि F बराबर अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा? हम जानते हैं F बराबर अगर जीरो हो जाए तो A बराबर भी जीरो आ जाएगा, राइट? अगर आपको ध्यान से देखें तो ये हमारे गति के प्रथम नियम की तरह ही लगता है। गति के प्रथम नियम में हमने यही देखा था, राइट?
गति का द्वितीय नियम जैसे हमें पता है एक सदिश नियम होता है, ठीक है? क्योंकि गति का द्वितीय नियम में सदिश नियम क्यों होता है? क्योंकि वहां पे मोमेंटम है। मोमेंटम क्या है? सदिश है। गति का द्वितीय नियम वस्तुतः एकल बिंदु कण पर लागू होता है। गति का द्वितीय नियम एक स्थानीय संबंध होता है। सो आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या देखा। सो हमने देखा जब किसी स्थिर द्रव्यमान वाले पिंड पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो बल में क्या होगा? त्वरण उत्पन्न होगा, जो बल के सीधे अनुपातिक और पिंड के द्रव्यमान के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। रेखिक संवेग मतलब पी, पी यानी मोमेंटम। किसी पिंड के रेखिक संवेग को हम पिंड के द्रव्यमान और उस पिंड के वेग के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं, यानी पी बराबर एम वी। सो नेक्स्ट हम क्या देखने वाले? नेक्स्ट हम देखेंगे उदाहरण 4.2, उदाहरण 4.3 और आवेग। आवेग यानी इम्पल्स को हम समझने वाले हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू।